नमस्कार मित्रों, मैं रजत सोनी, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सागर स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल बी एविल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर। सो एज यू नो, जैसा कि मेरे द्वारा यह प्रतिष्ठा नॉलेज सीरीज का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यह पार्ट 6 है, जिसमें मैं आज आपको भारतीय प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रशासनिक ढांचा और प्रशासनिक स्तंभ है उसके बारे में बताऊंगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 स्तंभ माने गए हैं प्रमुख रूप से, जिसमें विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एंड न्यायपालिका जुडिशियल, और एक स्तंभ और होता है जिसे हम मीडिया के रूप में जानते हैं। अब हम विधायिका की बात करते हैं तो राज्य स्तर पर विधायिका अर्थात विधानमंडल, जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है, और वहीं केंद्र में संसद, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इन सब का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना और विधि का निर्माण करना, परंतु इन कानूनों को जो क्रियान्वित करने और एग्जीक्यूटिव करने का कार्य होता है वह एग्जीक्यूशन अर्थात कार्यपालिका का होता है, और न्यायपालिका का कार्य निगरानी करना और न्यायिक कार्य करना। साथ ही जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह भारतीय संविधान का संरक्षक भी माना गया है। तो आज मैं आपको भारतीय प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हम IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानते हैं, इसके बाद आती है राज्य प्रशासनिक सेवा और फिर जूनियर प्रशासनिक सेवा, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक ढांचे का निर्माण होता है और जो नियमों और विधियों को कार्यान्वित करने का कार्य करते हैं, जिसमें मैं आज आपको जूनियर प्रशासनिक सेवा अर्थात कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत 2 मूल पद होते हैं, और भी कई पद होते हैं, परंतु जो मूल पद होते हैं वह नायब तहसीलदार, कार्यपालिक दंडाधिकारी और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख का होता है, जिसमें मैं आपको इनके कार्य और इनके प्रशिक्षण, पद उपरांत पदोन्नति सबके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नायब तहसीलदार, तो नायब तहसीलदार और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, तो सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के जो कार्य होते हैं वह भू अभिलेख का निर्माण करना, उनका रखरखाव करना और उनकी दुरुस्ती करना। यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नायब तहसीलदार पद का ऑफिशियल कार्य जो होता है वह सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के द्वारा किया जाता है। अब नायब तहसीलदार पद में न्यायिक और दांडिक कार्य होते हैं। न्यायिक कार्य के अंतर्गत जैसे खसरा, खतौनी, रकबा दुरुस्ती, इनसे संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करना, और दांडिक कार्य के अंतर्गत CRPC की धारा 107 से 116 के मध्य के कार्य, साथ ही धारा 144 लागू करने का कार्य तो जिला दंडाधिकारी का होता है, परंतु उसे एग्जीक्यूट करने का कार्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अर्थात नायब तहसीलदार का होता है। साथ ही प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रशासनिक विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, और राजस्व एकत्रण के अंतर्गत लगान का एकत्रीकरण और शहरी क्षेत्र में जो डायवर्सन भूमि होती है उसके कर का एकत्रीकरण और अन्य प्रकार के जो कर एकत्रीकरण का कार्य होता है वह इस विभाग के इस पद के द्वारा किया जाता है। साथ ही अब हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत जो धरातल पर कार्य होता है वह नायब तहसीलदार के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी के समय मजदूरों को लाने ले जाने, उनकी सभी व्यवस्थाएं करने, साथ ही किस प्रकार से शहर में कानून एवं व्यवस्था है उसकी देखभाल, उसके संचालन का कार्य तहसीलदार और नायब तहसीलदार का ही होता है। अब हम बात करेंगे इसके विभाग की। तो यह पद राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और प्रमोशन उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत हो जाता है। अब हम नायब तहसीलदार की बात करेंगे और इसके पद सोपान की बात करेंगे। तो पद सोपान के अंतर्गत इसके निचले पद सोपान की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्व पहले होता है नायब तहसीलदार, इसके नीचे राजस्व निरीक्षक, जिसे हम RI कहते हैं, और कई जगह उप राजस्व निरीक्षक का पद भी पाया जाता है। फिर होता है पटवारी, जो राजस्व विभाग की रीढ़ होती है। साथ ही इसके नीचे होता है कोटवार अथवा चौकीदार, जो राजस्व विभाग के अंतिम कड़ी होती है, परंतु यह इस नेटवर्क को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब मैं आपको चयन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो नायब तहसीलदार के पद पर चयन 3 प्रक्रियाओं से होता है, जिसमें पहला होता है सीधी भर्ती, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा, जिसे हम MPPSC SAE सर्विस कहते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम। इसे कई जगह SAS भी कहा जाता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके बाद विभागीय परीक्षा के माध्यम से, जिसके अंतर्गत जो 5 वर्ष से अधिक कार्यरत पटवारी अथवा राजस्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारी होते हैं, उनके लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाती है और फिर उसका साक्षात्कार आयोग द्वारा ही होता है। और तीसरा होता है पदोन्नति के द्वारा, जो राजस्व निरीक्षक का पद होता है उससे पदोन्नति के माध्यम से नायब तहसीलदार और फिर तहसीलदार पर पदोन्नति की जाती है। अब मैं आपको नायब तहसीलदार पर चयनित होने के उपरांत की प्रक्रिया समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आपका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण उपरांत आपकी परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होगी। परिवीक्षा अवधि के बाद विभागीय प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा, ये सब चीज़ें पैरेलल चलती हैं। अब और इस वीडियो में मैं अब आपको प्रशिक्षण के बारे में बताऊंगा, परंतु इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको कुछ जानने और सीखने मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो मैं आज आपको प्रशिक्षण के बारे में बताऊंगा। तो नायब तहसीलदार का जो प्रशिक्षण होता है वह कुल 10 हफ्ते का होता है, जिसमें नरौना प्रशासनिक एवं प्रबंध कोष अकादमी में 8 हफ्ते का प्रशिक्षण होता है, जिसके अंतर्गत आपको सामान्य पुस्तक परिपत्र, जो मध्य प्रदेश का समस्त परिपत्र होते हैं उसके बारे में जानकारी होती है। इसके बाद राजस्व पुस्तक परिपत्र, यह एक वह दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किस प्रकार का मुआवजा देना है, सर्पदंत के तहत क्या मुआवजा होगा, बाढ़ के अंतर्गत क्या मुआवजा होगा, सूखे के अंतर्गत क्या मुआवजा होगा, इस सब के बारे में इस परिपत्र में दिया हुआ है, जिसे हम RVC 64 के नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, जिसमें अभी अमेंडमेंट किया गया है और 2018 सितंबर में संशोधन किया गया है। यह हमारे लिए, चाहे वह नायब तहसीलदार हो, उपजिलाधीश हो या जिलाधीश हो, कोई भी राजस्व विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग का पद है, उसके लिए यह गीता कुरान का कार्य करती है। इसके माध्यम से ही हम अपने सभी कार्यों को संचालित करते हैं और यह अति महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद कई और नियम और अधिनियमों को हमें पढ़ना होता है, जिनके अंतर्गत CRPC, IPC, आयुध अधिनियम, वन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट और बहुत अधिनियम होते हैं जिन्हें हमें जानना होता है। अवकाश अधिनियम के तहत हम स्वयं के अवकाश और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को किस प्रकार के अवकाश देने हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। और इस प्रकार हमें कम से कम 60 से 70 अधिनियमों का अध्ययन करना होता है, तब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारा विभागीय प्रशिक्षण होता है और फिर हमारी विभागीय परीक्षा होती है, तब हमें फिर इस पद का जो चार्ज होता है वह प्राप्त होता है। इस प्रशिक्षण के उपरांत 2 हफ्ते का प्रशिक्षण राज्य स्तरीय पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में होता है, जहां हमें सर्वे सिखाया जाता है। पहले चयन से सर्वे होता था, जिसे हम जरीब भी कहते थे, परंतु अब PTS मशीन के द्वारा सर्वे किया जाता है। उसका प्रशिक्षण हमें ग्वालियर में दिया जाता है। इस प्रकार हमारा प्रशिक्षण कंप्लीट होता है और फिर हम जिस जिले में हमारी पदस्थापना होती है उस जिले में हमें भेज दिया जाता है। इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल BAVIL education@information पर जाकर इस PDF को अवेल कर सकते हैं। So thanks for watching and stay home and stay healthy.